अभी हम लोग देखेंगे क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो कोई अगर हमारा कंडक्टर है तो कंडक्टर के ऊपर हमारा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमको पता है कंडक्टर के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कंडक्टर के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है एटम्स। कंडक्टर के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और हमको पता है जब हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है, ये जो एटम्स होते हैं ये काफी तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जब ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे तो क्या होगा, तो जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मूथली हो रहा था अब क्या होगा, अब वो उतना स्मूथली नहीं हो पाएगा। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, कोलिजन करने लगेंगे। और आपस में जब कोलिजन करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। किसके केस में, कंडक्टर के केस में। और कंडक्टर्स हमारे होते क्या है, यूजुअली कंडक्टर जब मैं बोलूंगा तो कंडक्टर मैं सिग्निफाई कर रहा हूँ किसको, मेटल्स को। तो मेटल्स हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेटल्स में आप एल्युमिनियम ले लो, आयरन ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो। तो ये सब क्या है, हमारे मेटल्स हैं। यानी अगर हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे, इसको कंडक्टर बोलेंगे। और कंडक्टर के अंदर हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है नॉर्मल स्टेट में जब हम लोग बैटरी लगाते हैं, जब कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग बढ़िया अपनी बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है। लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में हिंड्रेंस बढ़ जाती है। तो हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमको पता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। हमको याद रखना है जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि हमारा डायमेंशन चेंज करने से रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती कि लेंथ छोटा कर दिए तो रेजिस्टिविटी कम हो जाए या लेंथ बड़ा कर दिए तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाए। रजिस्टिविटी अगर किसी चीज से चेंज हो सकती है तो वो है टेम्परेचर। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए है। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। अगर बात करें कंडक्टेंस की तो कंडक्टेंस को के से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस घट जाता है क्योंकि पहले जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था वो स्मूथली हो रहा था। टेम्परेचर हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर जब हमने बढ़ा दिया तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई हमारी, कम हो गई। तो कंडक्टेंस की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारी कंडक्टिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या क्या, कौन कौन से फैक्टर बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। कौन कौन से फैक्टर कम हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस कम हो जाता है और कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है। अब क्या हो अगर टेम्परेचर हम लोग घटा दें, मान लीजिए ये हायर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पे था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री सेल्सियस से इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के आ रहे हैं। तो जब यहाँ पे एटम्स जो थे वो 90 डिग्री सेल्सियस पे वाइब्रेट कर रहे होंगे तो हमको पता है ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ज्यादा हिंड्रेंस आ रही होगी। जब 90 से हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के आएंगे तो ये जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे होंगे ये थोड़ा स्लो एम्पलीट्यूड से, लो एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन स्मूथली होने लगेगा। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हम टेम्परेचर कम कर चुके हैं, टेम्परेचर कम करने की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली होने लगेगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गया इसका मतलब क्या होगा, हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा मींस कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। और जैसा रेजिस्टेंस वैसा रेजिस्टिविटी, किसके केस में, कंडक्टर के केस में। तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर यूजुअली होता कौन है, कंडक्टर यूजुअली हमारे मेटल्स होते हैं। तो मेटल आर यूजुअली कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो कंडक्टर्स का हमारा ये केस था। अब इसके बाद ये याद रखिए कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको जब हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कंडक्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। कैसे कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, तो ये देखिए कंडक्टेंस होता क्या है, व्हाट इज अ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज वन अपॉन में रेजिस्टेंस।
और इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा 1, और 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसी कारण हमारा जो 1 होता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है किसका, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का, ये हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो फैक्टर होता है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू हमको देता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो कभी भी टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो अगर पूछे कि द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो हो जाएगा आंसर इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो टेम्परेचर पे हमारा डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का जो फैक्टर होता है, तो रो हमारा किसको सिग्निफाई कर रहा होता है, रेजिस्टिविटी को सिग्निफाई कर रहा होता है, और ये किसको सिग्निफाई कर रहा होता है, कंडक्टिविटी को सिग्निफाई कर रहा होता है। तो जो हमारा रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट होता है ये भी हमारा क्या हो जाता है, हमें दिख रहा है रेजिस्टिविटी इज व्हाट, रेजिस्टिविटी इज रो, और कंडक्टिविटी को 1 अपॉन में रो लिखा जा सकता है, और रो कैंसिल हो जाएगा। हाँ बंद कर दी, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, ये हमारा रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी हमारी कैंसिल हो जाएगी, और सिमिलरली हमको 1 फैक्टर देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली अब जब ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू हमको देखने को मिल रही है, तो जब कभी भी हमारा टेम्परेचर जो रहेगा उसको बढ़ाएंगे और पूछेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी और क्या है हमारा कंडक्टिविटी है, ये कैसे डिपेंड करता है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी है, हमको ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, किसके केस में, कंडक्टर के केस में, और कंडक्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी भी कम होती है। टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस भी घटता है, रेजिस्टिविटी भी घटती है। और अगर बात करें कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस बढ़ता है और कंडक्टिविटी भी बढ़ती है टेम्परेचर घटाने से। फिर पूछा जाए द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का मल्टीप्लीकेशन हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का भी जो प्रोडक्ट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब बात ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे, कंडक्टर्स यानी मेटल की बात कर रहे थे। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं सेमी कंडक्टर्स, तो सेमी कंडक्टर्स हमारे कौन होते हैं, सेमी कंडक्टर हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। तो जो मटेरियल हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन से बने होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर, टेम्परेचर के साथ इनका क्या वेरिएशन होता है, तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, यूजुअली जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं यहाँ पे हमको होल्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो होल्स होते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे तो जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है वो ज्यादा तेजी से हो सकता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस घटता है, सिमिलरली रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, घटेगी, और कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सिमिलरली टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो जो हमारे होल्स क्रिएट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हो रहे हैं ये कम होंगे, और कम होंगे तो कम से कम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कम से कम करंट फ्लो होगी, और कम करंट फ्लो होगी इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग मानते हैं कि अब मान के चलिए एक केस, ये हमने क्या है, ये हमने सपोज किया है कि हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी कंडक्टर का जब हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो हम उसको मेजर कर रहे होते हैं उसकी इनिशियल वैल्यू को 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे मान करके चलिए मैं मार्केट से लेकर के आया कॉपर की वायर, तो कॉपर की वायर का आप मुझे अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है कि मुझे इनिशियल वैल्यू बताइए कि इनिशियल वैल्यू कितनी होगी इस वायर की, इसमें जितना रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या करूंगा, उसको फ्रिज में रखूंगा और उसको 0 डिग्री पे लेकर के जाऊंगा। जब वो वायर मेरी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना, कॉपर की वायर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगी, उस टाइम पे मैं उसका क्या मेजर करूंगा, उस टाइम पे मैं उसका रेजिस्टेंस मेजर करूंगा।
तो जो वैल्यू मुझे उस टाइम पे उसके रेजिस्टेंस की मिलेगी उसको मैं बोल दूंगा आर नॉट। क्या बोल दूंगा? आर नॉट या आर ओ, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मैं बोल दूंगा कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर ओम है, ठीक है ना, आर नॉट ओम है, ठीक है। तो याद रखना है कि हमारा ये जो आर नॉट होता है इसको हम लोग इनिशियल वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनिशियल वैल्यू भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की जो इनिशियल वैल्यू है वो आर नॉट है। तो पहले ये बताइए कि हम लोग रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू कितने डिग्री सेल्सियस पे मेजर करते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। हम मार्केट से कोई भी चीज लेकर के आएंगे, कोई भी कंडक्टर लेकर के आएंगे, उसको 0 डिग्री पे लेकर के जाएंगे। 0 डिग्री पे ले जाने के बाद तब उसका रेजिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो वो हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी टेम्परेचर में मेजर करो, उसके बाद जैसे ही आप फ्रिज से निकालोगे किसी टेम्परेचर पे वो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे जा सकता है, आप उसको गर्म करोगे तो और हाई टेम्परेचर पे जा सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे जाए 0 डिग्री के अलावा, वो सारा टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा? आर टी टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हम लोग कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसको आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और टी डिग्री सेल्सियस पे जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमने टेम्परेचर में चेंज लाया, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर में चेंज यानी डेल्टा टी जो आया, तो हमारा इनिशियल ये क्या होता है कि कभी भी हमारा डेल्टा यूज होता है तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दो। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दो, ये हमारा डेल्टा का मतलब होता है। तो सिमिलरली टी टेम्परेचर विल बी आवर फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर तो हमने 0 डिग्री कंसीडर कर रखा है, तो T माइनस 0 विल बी T डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना है अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? T डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीमेंट विल बी आवर T डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। अगर बात करें रिलेशन क्या होगा इसके बीच में, रिलेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि T डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, अगर उसका रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस T डिग्री सेल्सियस पे पूछे तो वो कैसे आएगा? बोल देगा कि हमें बताइए 10 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये हमको डिफाइन करिए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब हम लोग इस फॉर्मूले में ईच टर्म को डिफाइन करते हैं। आर टी क्या है? जो हमने किसी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मेजर किया, जो टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मेजर किया, कितने पे? टी टेम्परेचर पे, बाहर कोई भी टेम्परेचर पे मेजर किया। आर नॉट क्या था? जो हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे अपना रेजिस्टेंस मेजर किया था वो हमारा क्या था? वो हमारा आर नॉट था। अल्फा क्या है? अल्फा को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोल रहे होते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। और डेल्टा टी तो अभी हमने बताया, डेल्टा टी क्या है? ये टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट। तो अगर कभी पूछे फाइंड आउट द टेम्परेचर इंक्रीमेंट और आपको क्या दे दे? T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दे दे, 0 डिग्री सेल्सियस पे दे दे, अल्फा की वैल्यू दे दे, तो आप टेम्परेचर इंक्रीमेंट निकाल लोगे। कभी आपसे अल्फा पूछ ले तो अल्फा निकाल सकते हो, जिसको क्या बोलेगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और कभी आपसे पूछ ले कि T डिग्री सेल्सियस पे बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक हमारा था टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? रीअरेंज करके देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया? हमारा फॉर्मूला आया आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है ना। या फिर डेल्टा टी भी बोल सकते हैं, इसको डेल्टा थीटा भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे, क्योंकि टेम्परेचर को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने डायमेंशन वाले चैप्टर में देख रखा है। तो आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आर टी क्या है? टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस। आर नॉट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर इंक्रीमेंट, ठीक है ना, ये हमारा टेम्परेचर इंक्रीमेंट है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इस आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा फॉर्मूला। अब क्या करिए? इस आर नॉट को आप लेकर के आइए हमारा एलएचएस में, तो क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी। ये हमारा क्या मिल जाएगा? फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अल्फा। अल्फा फिर हमारा क्या हो जाएगा? आर
टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है माइनस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है अपॉन में आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो रेजिस्टेंस है इनटू टेम्परेचर। यहां से आपको किसका फॉर्मूला मिल गया, यहां से आपको फॉर्मूला मिल गया अल्फा का। तो फॉर्मूला वही है, बस हमने क्या किया, रीअरेंज किया है। तो आप चाहे एक ही फॉर्मूला याद रखिए, चाहे ये फॉर्मूला याद रखिए अल्फा निकालने वाला, ठीक है ना। तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से हमको अल्फा निकालना आ गया, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। ये टी क्या है, या फिर डेल्टा टी, ये हमारा क्या है, ये हमारा है टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहां से हमसे क्या पूछता है कि इस अल्फा का हमारा क्या बताइए, यूनिट या फिर डायमेंशन बताइए क्या होगा, ठीक है ना। ये हमारा पूछा जा चुका है कि हमारा अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट या फिर डायमेंशन क्या होगा। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो आइए लिख लीजिए। ऊपर क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, करेक्ट। नीचे क्या है, नीचे भी रेजिस्टेंस है, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर है, यानी इसको हम लोग केल्विन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में केल्विन आ जाएगा। अगर हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में रख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीमेंट यानी चेंज है, तो चेंज को हम लोग केल्विन में भी रख सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते हैं। तो अगर केल्विन में रखेंगे तो 1 अपॉन केल्विन हो जाएगा, और डिग्री सेल्सियस में तो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, सेल्सियस माइनस 1, या फिर पर डिग्री सेल्सियस भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अल्फा का हमारा यूनिट क्या आता है, अल्फा हमारा मेजर्ड होता है पर डिग्री सेल्सियस से। तो क्वेश्चन में अगर हमारा सिर्फ वैल्यू दे दे तो कैसे पहचानेंगे ये अल्फा की वैल्यू है, तो देखिएगा कि जो भी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना, वो वैल्यू जो हमारी लिखी हुई है उसके बाद जो यूनिट है वो पर डिग्री सेल्सियस लिखा है, या फिर मान लीजिए 1.212 ये इतना लिख करके हमारा पर केल्विन लिख दिया है, ठीक है ना। तो हमारा बाद में क्या लिखा है, इससे हम लोग पहचानेंगे कि हमारा यूनिट किसका रिप्रेजेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो हमारा मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कंडक्टर का मटेरियल कौन सा है। कंडक्टर का मटेरियल हमारा मेटल है, कंडक्टर का मटेरियल हमारा क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर है। तो कंडक्टर हमारा बना किससे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। और ये हमारा क्वेश्चन जो है अल्फा की वैल्यू 2 से 3 बार हमारा पूछ चुका है नीट में, कि बताइए मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नॉन मेटल के लिए हमारा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, इंसुलेटर्स के लिए हमारा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है। तो हमें क्या याद रखना है, सबके रिलेशन याद रखना है कि सबके लिए अल्फा हमारा आता क्या है। जैसे बात करी जाए कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर हमारे कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। कंडक्टर के केस में हमारा जो टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है वो ज्यादा होता है किससे, 0 डिग्री वाले से, क्योंकि हमको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए जो आर टी की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू आर नॉट। इसीलिए जो आर टी माइनस आर नॉट की वैल्यू आती है, यानी डेल्टा आर की वैल्यू जो आती है, ठीक है ना, वो हमारा किसके बराबर होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसी वजह से अल्फा भी जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। तो हमें क्या याद रखना है कि कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये चीज हमको याद रखना है, कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। कंडक्टर के लिए हमारे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोग पढ़ लिया कि अगर हमारा कोई भी मेटल कंडक्टर होता है तो मेटल कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टेंस घटता है और कंडक्टिविटी भी घटती है। मेटल के ही केस में हम लोग अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी भी कम होती है, कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। फिर हमने देखा जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। फिर हमने देखा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी और हमारा क्या होता है, रेजिस्टिविटी, वो भी क्या होता है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। फिर हमने ये देखा कि कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करते हैं तो उसको आर नॉट बोलते हैं, और किसी टी टेम्परेचर पे मेजर करते हो तो उसको आर टी बोलते हैं। फिर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया जो हमारा क्या था, वो था हमारा आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर टी क्या होता है, टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होता है। आर नॉट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस होता है। फिर हमारा क्या कहते हैं, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या होता है हमारा, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये हमने देखा। फिर अल्फा की यूनिट हमने देखी थी, अल्फा की यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस,
या फिर पर डिग्री केल्विन, ये हमारा रहता है क्या, टेम्परेचर अल्फा का यूनिट। फिर हमने देखा कि कंडक्टर के लिए हमारा क्या होता है, कंडक्टर के केस में आर टी माइनस और नॉट बढ़ करके आता है, एक से ज्यादा होता है, इसीलिए अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के केस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर के केस में हमने देख रखा है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं, जो होल्स का नंबर होता है वो हमारा बढ़ता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका नंबर भी हमारा बढ़ता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है किस टाइप का हमारा सेमीकंडक्टर है। ठीक है ना, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये आर टी माइनस आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो आती है निगेटिव, और निगेटिव वैल्यू आने की वजह से अल्फा भी क्या हो जाता है, निगेटिव। तो कंडक्टर के केस में हमारा क्या होगा, अल्फा, कंडक्टर के केस में अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमी कंडक्टर के केस में अल्फा निगेटिव होता है। यही चीज हमारा पूछता है। ठीक है ना, अब इसके बाद हमने क्या देख रखा था, अपना मेन फॉर्मूला क्या होता है, आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी। अब क्या करिए, आर टी इक्वल टू आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे डेल्टा होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करिए किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। करेक्ट। अब ग्राफ प्लॉट करिए तो y एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, y एक्सिस पे आर टी प्लॉट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को प्लॉट करके रखा है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को प्लॉट कर दिया। इंटरसेप्ट हमारा किससे डिनोट हो रहा है, इंटरसेप्ट हमारा डिनोट कर रहा है कौन, आर नॉट, यानी 0 डिग्री पे हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा आर नॉट से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना, और अगर स्लोप की बात करें थीटा, तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा आर नॉट अल्फा के बराबर हो जाएगा। करेक्ट, तो ये हमारा स्लोप हो गया। अब ये ग्राफ देखिए, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से थोड़ा ऊपर जाकर के तब स्टार्ट हो रहा है, यानी आर नॉट ऊपर जाकर के स्टार्ट हो रहा है। और आर नॉट था क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, यानी कि जब हम लोग कंडक्टर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा रहे हैं तब भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो रहा है। अगर कंडक्टर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, टेम्परेचर और कम करें, टेम्परेचर और कम किया और कम किया और कम किया और कम किया, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा एकदम खत्म हो जाएगा, यानी कोई भी रेजिस्टेंस होगा ही नहीं कंडक्टर के पास, कंडक्टर के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो वैसे कंडक्टर, उस टेम्परेचर पे जो हमारा कंडक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो ऐसा कंडक्टर जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग मान के चलते हैं कि, मान के चलिए एक हमारा कंडक्टर है। ठीक है, अब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस नहीं मान रहे, अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो T1 टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस R1 देखने को मिलता है, और T2 टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो R1 हमको कब देखने को मिल रहा है, R1 हमको देखने को मिल रहा है कितने टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे, और R2 कब देखने को मिल रहा है, T2 टेम्परेचर पे देखने को मिल रहा है। आर नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, 0 डिग्री पे जो रहेगा उसकी वैल्यू तो फिक्स है। करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा, ये हमने कब मेजर किया है, T1 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया है, ये हमने कब मेजर किया है, T2 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया है। ठीक है, आइए देखिए इसके आगे। अब क्या करिए, अब दोनों को क्या करिए, दोनों इक्वेशन को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, मान के चलिए दोनों हमारी इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद हमारा R1/R2 आएगा किसके बराबर, R1/R2 आ जाएगा 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो याद करके रखिए कि अगर आपका क्या किया जाए, आपको दो टेम्परेचर दे दिया जाए, T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर। अब की बार 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा कंडक्टर की कोई बात ना करे, आपको एक टेम्परेचर T1 दे दिया जाए, एक टेम्परेचर T2 दे दिया जाए, और पूछे आपसे रेशियो ऑफ R1 और R2 बता दीजिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा T2 टेम्परेचर। यहां से R1 और R2 का रेशियो मिल जाएगा जब आपको T1 और T2 टेम्परेचर दिया हो। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस की बात ना किया हो, T1 और T2 टेम्परेचर दिया हो। ठीक है,
अब क्या करिए, यहां से आप अल्फा भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अब की बार हमारा वो ना पूछ करके बोल दे कि अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसी को रीअरेंज करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट जो हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा R2 माइनस R1 अपॉन में R1 T2 माइनस R2 T1। यहाँ पे गौर करिएगा, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा का एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, अल्फा का एक फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ रखा था। तो अल्फा का एक फॉर्मूला हमने पहले क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था आर टी माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट इंटू टी। ये हमने पहले पढ़ा था अल्फा का फॉर्मूला, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पर ये कब लगाना है, जब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का क्या दिया हो, रेजिस्टेंस। और अल्फा तब फाइंड आउट करिए जब टी डिग्री सेल्सियस पे हमारा रेजिस्टेंस दिया हो, एक T1 पे दिया हो, एक T2 पे दिया हो। ठीक है ना, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस दिया है और 35 डिग्री सेल्सियस पे आपका रेजिस्टेंस दिया है, तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन में R1। जब R1 लिखेंगे तो टेम्परेचर T2 लिखेंगे, और जब R2 लिखेंगे तो टेम्परेचर T1 लिखेंगे। ठीक है ना, और किसमें से किसको माइनस करना है, एक को याद रखिएगा, ऊपर हम किससे माइनस कर रहे हैं, 2 - 1 कर रहे हैं, ऊपर हम लोग 2 - 1 कर रहे हैं, तो नीचे हम लोग R1 माइनस R2 करेंगे। ठीक है, ऊपर हम लोग 2 - 1 कर रहे हैं, तो नीचे हम लोग 1 - 2 करेंगे। ठीक है, और फिर 1 आया है तो इधर 2 आएगा, और इधर 2 आया है तो 1 आएगा। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग दो अलग अलग टेम्परेचर पे भी अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा क्या हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग पर डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे हमको 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा रेजिस्टेंस दे देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर नॉट बोलते हैं। और अगर हमारा 80 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दे दिया है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे दे दिया और 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो आर टी हो जाएगा। तो 2 ओम दे दिया और 6.8 ओम हमको दे दिया है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा की वैल्यू पूछा है। तो जब हमारा 0 डिग्री और 80 डिग्री पे देगा तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाता था, अल्फा का फॉर्मूला होता है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ये हमारा होता था कि नहीं होता था, यही होता था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या क्या चीजें दे रखी है, यहाँ पे हमारा दे रखा है ये सारी वैल्यूज गिवन है, तो आइए पुट कर देते हैं। तो पहले आरटी हमारा कितना है, आरटी हमारा 6.8 है, तो 6.8 पुट करिए। आर नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 है, और फिर यहाँ पे हमारा क्या है, आर नॉट की वैल्यू हमारी कितनी है, 2। अब डेल्टा टी हमारा हमको पता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस केस में डेल्टा टी टी के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, टी माइनस 0 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो डेल्टा टी हमारा टी के बराबर ही होता है। तो टी का वैल्यू हमारा जो रहेगा वो हम लोग एज इट इज पुट करेंगे। तो टी का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, टी का वैल्यू हमारा 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यही तो टी टेम्परेचर हुआ ना, तो 80 डिग्री सेल्सियस ही पुट करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट 80 लिख दीजिए, तो बोलेंगे ये तो टेम्परेचर है, आपने इसको डायरेक्ट 80 कैसे रखा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी होता है। तो हमको पता है कि डेल्टा टी जो होता है वो टी के बराबर होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ एज इट इज 80 रख दीजिए। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6.8। अब पॉइंट से पॉइंट हमको घटाना है, तो 2 - 0 ये हमारा 8 हो जाएगा, ये 4.8 बचेगा हमारे पास। 4.8 के बाद ये हमारा को क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 इंटू 80 हो जाएगा। ये हमारा माइनस करेंगे तो हमारा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा। और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 8 4 जा 24 होता है कि नहीं होता है, इसको 10⁻⁻1 लिख लीजिए। ये 8 4 जा 24 होता है। ठीक है ना, 8 3 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 होता है। माई अपॉलॉजीज। ठीक है, 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 3 इंटू और ये नीचे एक एक्स्ट्रा जीरो ऊपर जाकर के 10⁻⁻2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। और अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज गिवन थी ना। तो इस तरीके से हमारा ये चीज सॉल्व हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे हमारा क्या दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, एक दो। पेज नंबर 18 का हमारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
यार पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नहीं आया क्या? हाँ ये रहा पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 37। पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वायर है, वायर का हमको दिया हुआ है अल्फा। ठीक है, एक अल्फा ये दिया हुआ है, एक अल्फा ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद R1 की वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर हमको 300 केल्विन दिया हुआ है। 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। R2 की बात करें तो R2 हमको कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है। और T2 हमको क्या करना है, T2 हमको फाइंड आउट करना है कि T2 हमारा कितना होगा। ठीक है ना, तो हमको ये इतना गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है कि हमारा T2 क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा 0.00125 अल्फा दिया था, तो इसको थोड़ा अच्छे सभ्य भाषा में रीअरेंज करेंगे तो डेसिमल को हम लोग कितने प्लेस पे लेके जा रहे हैं, डेसिमल को हम लोग लेके जा रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 प्लेस पे लेके जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁵। तो फिर हम लोग अपना अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। अब अल्फा का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हमको पता है T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर की बात किया, यानी 0 डिग्री वाला तो नहीं लगेगा। तो अल्फा का हमारा T टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन में, अब 2 1 लिखा है तो नीचे क्या हो जाएगा 1 2। ठीक है ना, अब इसको 1 लिखा है तो T2, और इसको क्या लिखेंगे T1, और क्या हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमारा 125 इंटू 10⁻⁻5 था। R2 की वैल्यू 2 ओम दी हुई थी, R1 की वैल्यू 1 ओम दी हुई थी। ये हमारा 1 ओम है। टेम्परेचर T2 हमको फाइंड आउट करना है, T1 ये हमारा 2 ओम है, T1 हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे एक बात गौर करिएगा कि यहाँ जब हम लोग टेम्परेचर पुट कर रहे हैं ना, तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में पुट कर रहे हैं। तो पूछेंगे डिग्री सेल्सियस में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अल्फा की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी हुई है। तो याद रखिएगा, अगर अल्फा हमारा डिग्री सेल्सियस में है तो यहाँ टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिया किस में है, केल्विन में दिया है। तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, यानी T2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा T2 भी क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नंबर 3। आवर प्रॉब्लम नंबर 3 इज रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब ऑफ फिलामेंट इज, हमारा बल्ब जो है उसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है। टेम्परेचर कितना दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये हमारा R0 होगा कि RT होगा, RT होगा, किसी T टेम्परेचर पे होगा। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ये पर डिग्री सेल्सियस, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा की वैल्यू हो जाएगा। देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम 200 ओम। तो हमारा 200 ओम पे, यानी हमारा कितने पे पूछ रहा है, ये किसी दूसरे टेम्परेचर पे, टेम्परेचर 0 डिग्री तो नहीं है ना, 0 डिग्री नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ करके आ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये RT2 हो जाएगा, RT2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो R1 हो जाएगा ये हमारा RT1, और RT2 हो जाएगा। तो हम अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, हम लोग अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 1 लिखा है तो R1 R2 T1 T2 T1 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके सॉल्व कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इधर से हमको देखने को मिल जाएगा, यानी T2 का वैल्यू हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, ये चीज हमको ध्यान रखनी थी। ठीक है, तो T1 हमारा, T1 का T1 R1 सारी वैल्यूज हमारी गिवन थी। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा T2 का वैल्यू एज इट इज आ जाएगा। वही क्वेश्चन था, उसी टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पे हमको बस रीअरेंज करना था सारा सब कुछ, तो हमारा सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ पुट कर लेंगे, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, ये डिग्री सेल्सियस था, ये भी डिग्री सेल्सियस था, तो बस पुट करो तो हमारा ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज मेजर्ड एट 2 ओम एंड 3 ओम एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो सीधी सी बात है, ये RT1 हो जाएगा और ये RT2 हो जाएगा। और हमको क्या पूछा है, अल्फा पूछा है, तो बस अल्फा पूछा है तो हम लोग बस अपना फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। यहाँ पे बस मेन कंसर्न यही था कि हम लोग अपना कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा के लिए।
तो यहाँ R2 माइनस R1 और ऊपर 2 1 किए हैं तो नीचे क्या कर देते हैं R1 R2 T2 T1 माइनस कर देंगे, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर हमारा आ जाएगा एज इट इज। ठीक है ना, कोई हमारा इसमें झमेले वाली बात नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसको बस रखते हमारा आंसर जो वो आ जाता। ठीक है ना, तो यहाँ से अल्फा हमारा आ जाता, आराम से आ जाता। इसी तरीके से 32 नंबर की जो प्रॉब्लम है वो भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, उसमें R2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो R2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो सिंपल हमारा यानी टी टेम्परेचर का ही फॉर्मूला होगा, और यहाँ पे हम लोग रख लेंगे तो ये वाला भी हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा किरचॉफ लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो किरचॉफ लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में हमारा पहला लॉ क्या होता है, पहला लॉ होता है हमारा जंक्शन लॉ। पहला लॉ हमारा कौन सा है, जंक्शन लॉ होता है, जो कि हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है, पहला लॉ हमारा चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। पहला लॉ हमारा चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। उसका चार्ज कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जितना हमारा इनकमिंग चार्ज होता है, जो भी चार्ज हमारा इनकमिंग होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। तो जितना चार्ज आ रहा होता है किसी जंक्शन पे उतना ही चार्ज हमारा बाहर जा रहा होता है। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलता है, जो कि हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, किरचॉफ के जंक्शन लॉ के ऊपर हमारा बेस्ड है। ठीक है ना, किरचॉफ के जंक्शन लॉ के ऊपर हमारा बेस्ड है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जंक्शन लॉ के ऊपर। तो जंक्शन लॉ के ऊपर हमारा क्वेश्चंस, जंक्शन लॉ के ऊपर क्वेश्चंस ये रहे। ठीक है ना, पेज नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 67। तो पेज नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा पूछा है कि जंक्शन पे हमारा करंट कितना होगा, बताइए यहाँ पे करंट कितना होगा। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा I1 करंट आएगा, करेक्ट, और यहाँ से हमारा करंट आएगा, ये हमारा कितना है 20 वोल्ट है, ये हमारा 10 वोल्ट है। मान के चलिए यहाँ से भी करंट आ रहा है और यहाँ से भी करंट आ रहा है। ठीक है ना, स्विच जब हमने ऑन करा तो अब हमको ये पता चल रहा है कि इनकमिंग हमारी यहाँ से भी हो रही है और इनकमिंग हमारी यहाँ से भी हो रही है। ठीक है ना, इनकमिंग ऑफ करंट यहाँ से भी हो रहा है, इनकमिंग ऑफ करंट यहाँ से भी हो रहा है, और यहाँ से हमारा क्या है आउटगोइंग ऑफ करंट। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, जितना इनकमिंग होगा यानी I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I, यानी जो हमारा थर्ड ब्रांच में करंट जा रहा है। तो अब हम लोग करंट निकालेंगे कैसे, तो करंट निकालते हैं हम लोग हायर पोटेंशियल, इसको बोल देते हैं ये हमारा V वोल्ट पे है। ठीक है ना, तो हम लोग अब यहाँ से हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल, क्योंकि करंट कहाँ से कहा जाता है, हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल। तो 20 हाई पे हो जाएगा माइनस V पोटेंशियल हो जाएगा, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है करंट इक्वल टू, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, तो करंट इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा, इसीलिए वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, पर यहाँ पे हम लोग डेल्टा V अपॉन आर रखते हैं। ठीक है ना, सिमिलरली हमारा I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा, तो 10 माइनस वी अपॉन में रेजिस्टेंस कर देंगे, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये V का वैल्यू होगा और नीचे जाकर के जीरो हो जाएगा, तो V माइनस 0 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू हमको 10 वोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, V का वैल्यू हमको 10 वोल्ट देखने को मिलेगा। और अगर वोल्टेज आ गया तो वोल्टेज आने के बाद तो हम लोग निकाल ही सकते हैं करंट, करंट निकाल सकते हैं ना कि करंट हमारा इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा होगा। तो वोल्टेज आ गया तो हमारा अगेन वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है ना, V इक्वल टू आई आर होता है, और हमें I चाहिए तो I चाहिए तो हम लोग V बाई आर कर देंगे, तो वोल्टेज V माइनस 0 अपॉन 2, V का वैल्यू हमने 10 वोल्ट निकाला है तो 10 बाई 2 यानी हमारा क्या हो जाएगा 5 एम्पियर का हमारा करंट जो होगा वो जा रहा होगा। तो 5 एम्पियर का हमको करंट जाता हुआ दिखेगा इस ब्रांच पे। तो वोल्टेज निकाल लेना है, जब कॉमन वोल्टेज आ जाएगा तो हमको उस ब्रांच में करंट भी मिल जाएगा। तो हमारा काम क्या आता है, कॉमन वोल्टेज निकालना। जब कॉमन वोल्टेज आ जाता है तो हम लोग करंट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पे देखिए ये क्या है, ये 20 वोल्ट पे है, ये हमारा क्या है क्या कहते हैं, ये हमारा 5 वोल्ट पे है, 20 वोल्ट पे है, ये हमारा 5 वोल्ट पे है, और ये हमारी स्विच ओपन थी। स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारा इधर से करंट I1 जाएगा, इधर से करंट I2 जाएगा, तो हम लोग I1 प्लस I2 इक्वल टू I लिख सकते हैं। कॉमन वोल्टेज निकालने के लिए क्या कर देंगे 20 माइनस V अपॉन में रेजिस्टेंस 2 ओम प्लस हमारा कितना हो जाएगा 5 माइनस V अपॉन में 4 वोल्ट, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे V माइनस 0 अपॉन में 2 वोल्ट। ठीक है ना, तो तीनों ब्रांच में हम लोग लिख चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे, V का वैल्यू फाइंड करेंगे, हमको V का वैल्यू जो होगा
वो फाइंड आउट हो जाएगा। और V आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वोल्टेज आ गया तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करके हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रांच में करंट निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस 2 ओम हमको दिया है तो वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करके हम लोग यहाँ I की वैल्यू निकाल लेंगे। करेक्ट। सिमिलरली ऊपर टाइप का ही क्वेश्चन था, कुछ डिफरेंट नहीं था। ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका भी हमारा सही है। तो इसमें हमको ये पता करना था कि करंट किधर से किधर जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड होगा, तो ये हमारा 10 वोल्ट है, ये हायर वोल्टेज हो जाएगा, ये हमारा 6 वोल्ट है और ये हमारा 5 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट से करंट चलेगा, 10 वोल्ट से करंट जाने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट होगा, I1 और I2 में। और हमको बीच का कॉमन पोटेंशियल पूछ रखा है, तो कॉमन पोटेंशियल कैसे आ जाएगा, हमको दिख रहा है I1 करंट कहाँ कहाँ जा रहा है, I1 करंट हमारा जा रहा है स्प्लिट होने के बाद जंक्शन में आ रहा है, और I1 और I2 में जाकर के अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है ना, I1 माइनस I2 में हमारा जाकर के अलग अलग हो जा रहा है। I1 करंट इज डिवाइडिंग इनटू I1 माइनस I2। ठीक है ना, तो I1 करंट क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल माइनस V अपॉन में रेजिस्टेंस 10 वोल्ट। I1 की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, हाँ हायर हमारा V हो जाएगा, माइनस का 6 वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस 20 ओम हो जाएगा। और I2 का वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, V माइनस में हम लोग क्या लिखेंगे, 5 वोल्ट अपॉन में क्या लिख देंगे, 30 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ से हम लोग V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, V की वैल्यू मिल जाएगी 8 वोल्ट। और वोल्टेज मिल गया तो करंट तो मिल ही जाएगा। वोल्टेज मिल गया तो करंट कैसे मिल जाएगा, I इक्वल टू V बाई R से। तो वोल्टेज हम लोग किसी भी ब्रांच के साथ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी ब्रांच के साथ हम लोग वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, किरचॉफ का सेकंड लॉ आ जाएगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ जो होता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ, अब देखते हैं कि हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या होता है। तो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ हमारा बेस्ड होता है किस पे, क्लोज लूप के ऊपर। किरचॉफ का सेकंड लॉ हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है, क्लोज्ड लूप के ऊपर हमारा बेस्ड होता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। इसको लूप लॉ भी बोलते हैं या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। इसको केवीएल ये बोल करके हम लोग डिनोट करते हैं। केवीएल से हम लोग बोलते हैं क्या, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है और सेकंड लॉ हमारा एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारा टोटल वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो हमारा टोटल वोल्टेज का सम होता है, वो हमारा किसके बराबर होता है, वो हमारा 0 के बराबर होता है। तो टोटल वोल्टेज में आपका क्या आ जाता है, वो हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू जो अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा होता है और बैटरी के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज मिल रहा होता है वो। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज नहीं दिया हुआ है तो वो हमारा IR से निकाल लेंगे। तो आई आर इंटू डेल्टा ई से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और EMF ऑफ द बैटरी तो वो तो हमको दिया ही होगा। अब यहाँ पे हमको क्या, कुछ रूल और साइन कन्वेंशन हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो जब कभी भी करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है ना, और जब हम लोग करंट के अपोजिट चलेंगे तो पॉजिटिव हम लोग साइन लेंगे। हायर टू लोअर जाएंगे तो निगेटिव साइन लेंगे और लोअर टू हायर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे। तो ये कैसे होगा, तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा कैसे ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर लगा है। ये हमारा 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे हमारा 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, ये हमारा 10 वोल्ट है। ठीक है ना, 10 वोल्ट दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, दो इसके क्रॉस हमारा वोल्टेज 2 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है, ये रेजिस्टेंस हमारा ये हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 400 ओम का है, 400 ओम का है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इस R की वैल्यू बता दीजिए हमको। तो देखिए यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, तो हम लोग इसी लूप में चल लेते हैं। अगर इसी लूप में चलेंगे तो मान के चलिए हमारा I करंट है, ये का I करंट इधर जाएगा, I करंट इधर जाएगा, I करंट इधर जाएगा और I करंट वापस बैटरी को मिल जाएगा। करेक्ट। अब इसमें चलते जाइए, चलते जाएंगे तो हमारा सबसे पहले वोल्टेज 10 वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट की बैटरी। अब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, तो हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारा करंट चल रहा है। हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारा करंट चल रहा है। हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारा करंट चल रहा है। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट चले तो हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। तो माइनस साइन यूज करेंगे। अब हम लोग कहां पहुंचे, इस रेजिस्टेंस के पास। तो रेजिस्टेंस के पास हमको चाहिए था वोल्टेज, पर वोल्टेज गिवन नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा वोल्टेज ना गिवन हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तब हम लोग I इंटू R यूज करते हैं। ठीक है ना, IR यूज करते हैं। ठीक है ना,
तो आर की वैल्यू हमारी कितनी थी, 400 ओम थी। आई तो हमारा दिया ही नहीं है। अब क्या किया जाए, तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू हमारा वोल्टेज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है कि नहीं होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज गिवन है क्या, हमारा वोल्टेज इसको भी हमारा शायद 2 वोल्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा शायद 2 वोल्ट दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आर का आर ही रहेगा। फिर हम लोग जिस डायरेक्शन में हमारा करंट चल रहा है उसी डायरेक्शन में चल रहा है। इस ब्रांच में भी हमारा वोल्टेज कितना है, अच्छा ये 2 वोल्ट इसको भी तो मिला होगा, मान के चलो ये 2 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट यहाँ पे भी तो रहेगा, ये 2 वोल्ट पैरेलल में है ना, तो ये 2 वोल्ट जितना होगा ये 2 वोल्ट इधर भी मिलेगा। ठीक है ना, इस वजह से इधर भी 2 वोल्ट लेकर के चल रहे हैं, माइनस वो यहाँ पे भी आई आर लग जाएगा। तो करंट हमारा आई आई के करंट गिवन है नहीं, तो आई की जगह हम लोग वी बाई आर लिख देंगे, तो 2 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस इंटू आर का आर ही रहेगा, क्योंकि आर तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे, तो जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आर का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 100 ओम। आर का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, हमारा 100 ओम के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा हमारा था, पूरा का